हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब सेल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपने प्रोकैरियोट सेल को बनाया था और उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपने डिस्कस यहाँ पर किया था। एक बार रिवाइज कर लेंगे प्रोकैरियोट सेल को और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर यूकैरियोट सेल के बारे में, और उससे भी पहले हम बात करेंगे दोनों के डिफरेंस के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं। एक बार देख लेंगे कि जो डिफरेंस आपने पढ़े थे वो आपने देखे भी हैं क्या, आपने कितना उसमें समझा है। इससे पहले अगर देख लीजिए एक बार आप लोग, जितनी स्लाइड आपकी चेंज हो रही हैं उनमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके क्लियर यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो सेल के ऑर्गेनाइजेशन को जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, जिसमें आपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को पढ़ा था। ठीक है, ऑस्मोसिस में आपने 3 सॉल्यूशन पढ़े थे, जिसमें आपने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेल वॉल के बारे में बात हुई थी और न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर बात हुई थी कि न्यूक्लियस क्या होता है। यहाँ पे ये आपके पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है इनमें डिफरेंस आता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे उससे पहले एक बार हम लोग देख लेंगे कि जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें अभी तक आपने कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं, कौन कौन सी चीजें आपने यहाँ पर समझी है। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू का मतलब है कि सेल को, जो प्रोकैरियोट सेल है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी है। तो सबसे पहले लेयर्स के बारे में बात करते हैं, जो कवरिंग्स यहाँ पर हैं। ठीक है, कवरिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम है यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स, या सबसे अंदर की जो लेयर है, सबसे अंदर की जो कवरिंग है, जिसे हमने क्या कहा यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन कहा है। तो ये आपके पास आती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके पास आती है सबसे इनर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड नंबर पे इसके बाहर जो आपके पास लेयर आती है वो है यहाँ पर सेल वॉल, और सेल वॉल जो बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, सबसे बाहर जो लेयर आपके पास आती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की हो सकती है, कैप्सूल जिसमें आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है, और स्लाइम लेयर अगर है तो जो आउटर कवरिंग है वो चिपचिपी है, सॉफ्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो तीन आपके पास आए हैं, जिसमें आपने सेल मेम्ब्रेन कहा है, सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की और ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीनों जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एनवलप बनाते हैं। किसका, जो यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल है उसका एनवलप बनाते हैं। एनवलप समझ से लिफाफा, बाहर की कवरिंग से। तो 3 कवरिंग्स हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन पे कुछ स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, कुछ स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिनके नाम थोड़ा अलग अलग हैं, इनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। सबसे पहले तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो आपने कहा कि कैसा है, यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल शेप में कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो लॉन्ग है, और कैसे यहाँ पे इसकी जो मोटाई है वो भी आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका नाम हमने कहा था फ्लैजुला है, और फंक्शन इसका है मूवमेंट। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने क्या है, आपके पास कॉपी है, ठीक है, 2 पेज है, यहाँ पर आपने डायग्राम बनाए हैं। तो इस पेज में मैंने कल भी कहा था कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो फीचर्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स के जो भी फीचर्स हम कह रहे हैं, या जो संरचनाएं हैं, जो अंग हैं, उनके जो भी काम हैं, जो भी कार्य हैं, वो आप वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो साथ साथ में आप करते रहेंगे। आपको लिखना है फ्लैजुला, और फ्लैजुला का फंक्शन है, आपको लिखना है मूवमेंट करता है, यानी कि गति के लिए क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, अब फ्लैजुला के बाद बहुत छोटे छोटे हेलाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत छोटी छोटी बालनुमा संरचनाएं हैं, जो जिसने पूरी सेल को यहाँ पे क्या किया है, घेर रखा है। इससे पहले अगर फ्लैजुला के नंबर के बारे में बात करें, ऐसा नहीं है फ्लैजुला एक ही होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फ्लैजुला जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। फ्लैजुला एक साइड से हो सकता है, फ्लैजुला दोनों साइड से हो सकता है, फ्लैजुला पूरी बॉडी में सराउंड कर सकता है, पूरी सेल बॉडी को, या फ्लैजुला एक ही साइड से बहुत सारे फ्लैजुला यहाँ पे निकल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फ्लैजुला, यानी कि फ्लैजुला के नंबर के अकॉर्डिंग और लोकेशन के अकॉर्डिंग इनके नाम अलग अलग होंगे। यानी कि इस बैक्टीरिया सेल का नाम कुछ और होगा, ठीक है, फ्लैजुला से रिलेटेड है, इसका नाम कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, और इसका कुछ और होगा। तो जैसे कि हमने कहा कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ये टॉपिक आपके पास 11th-12th में आता है। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर चारों तरफ है, तो हमने इनका नाम रखा सीलिया। ठीक है,
ये हमारे पास आते हैं सीलिया। सीलिया का जो फंक्शन होता है, इनका भी सेम फंक्शन है मूवमेंट में। तो अब आप सोचेंगे कि फ्लैजला भी सेम काम कर रहा है, सीलिया भी सेम काम कर रहा है। फ्लैजला जो है क्या करेगा, जो ज्यादा मूवमेंट है फ्लैजला उसमें मदद करता है। सीलिया आपने देखे, जैसे कि आपने नाव देखी है, नाव में आपने चप्पू देखा है, जिसे क्या करते हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो पानी को पीछे धकेलते रहता है। सेम वैसा ही काम सीलिया का होता है कि पानी को पीछे धकेलते रहेगा जिससे कि मूवमेंट आगे की ओर हो सके। ठीक है, दो हमने पार्ट्स देख लिए हैं यहाँ पर, फ्लैजला और सीलिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो है यहाँ पर फिमरी। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको हमने क्या कहा, फिमरी कहा। ठीक है, ये फिमरी होते हैं। फिमरी का फंक्शन होता है होल्ड करने के लिए या फिर अटैच करने के लिए। कहीं पे किसी भी चट्टान पे, किसी भी सरफेस पे यहाँ पर अगर बैक्टीरियल सेल को अटैच होना है तो वो क्या करेगा, होल्ड करने में या अटैच होने में मदद करेगा। फिमरी हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर पिलाई। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आया है इसे आप क्या कहेंगे, पिलाई कहेंगे। पिलाई क्या करता है, हैज इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक बैक्टीरिया सेल ये है, एक बैक्टीरिया सेल ये है। ठीक है, अब आपने कहा कि रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप के होते हैं। यहाँ पर ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल है ये दूसरी सेल में ट्रांसफर करेगा विद द हेल्प ऑफ पिलाई। क्लियर है। चार जो प्रोजेक्शंस आपको मिल रही हैं यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन पर देखने के लिए, उन चारों के फंक्शंस हमने यहाँ पर किए हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आप लोग को एक सेपरेट पेज में चारों के जो फंक्शन है वो कर लेने हैं यहाँ पे। चलिए, इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो अब आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा इनर पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमने कहा क्योंकि जो यूकैरियोट सेल है इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो डीएनए है यहाँ पर वो कैसे होता है, डबल स्टैंड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि डबल स्टैंड होता है। ठीक है, और लाइनर होते हैं। लाइनर का मतलब ऐसा नहीं है कि सर्कुलर नहीं होंगे, बल्कि कैसे रहते हैं, हमारा जो डीएनए यहाँ पर होगा, आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ नेटवर्क जैसी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा ये क्या है, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम है और डबल स्टैंड यहाँ पर है। फिर हमने कहा इस रीजन के बारे में बात करते हैं, इसे हमने न्यूक्लियोइड कहा था। ठीक है, अब जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये सीक्वेंस हमने देखा है। ठीक है, ये सीक्वेंस हमने पढ़ा है जब हम न्यूक्लियस की बात यहाँ पर कर रहे थे। अब जब डीएनए से आरएनए बनता है, ये वाली जो लाइन है ये है आरएनए। आरएनए पर लगे होते हैं जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिन्हें हमने क्या बोला है यहाँ पे, राइबोसोम बोला है। जिन्हें हमने क्या बोला है यहाँ पे, राइबोसोम बोला है। ठीक है, राइबोसोम क्या होते हैं, यूनिट होती है 70S। यहाँ पर 70S का जो राइबोसोम है वो होता है, जो कि दो यूनिट में डिवाइडेड होता है, 50S और 30S। यानी कि ये जो बड़ी वाली यूनिट है ये 50S है, ये छोटी वाली जो यूनिट है वो 30S है। अब क्या होता है 50S और 30S, ये भी सेम चीज वही है कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप इन यूनिट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा राइबोसोम का फंक्शन क्या हुआ, ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अब आरएनए विद मल्टीपल राइबोसोम्स आर नोन एज पॉलीसोम, क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर को, पॉलीसोम्स। हमने कहा कि जो आरएनए है, आरएनए में मल्टीपल राइबोसोम्स है, इस स्ट्रक्चर को, सिर्फ इतने इस भाग को हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम कहेंगे। ठीक है, पॉलीसोम के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है यहाँ पर मीजोजोम। और हमने कहा था मीजोजोम मल्टीपल फंक्शन प्ले करता है प्रोकैरियोट सेल में, जैसे कि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो अदर एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रीशन करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस का, और जैसे कि हमने कहा कि ये क्या करेंगे, रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे और सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि ये जो मीजोजोम है इससे सर्कुलर जो क्रोमोजोम है वो अटैच हो जाता है। मेसोसोम क्या करता है, डिवाइड होने लगता है, एक मेसोसोम से दो मेसोसोम बनेंगे, और जैसे मेसोसोम यहाँ पे क्या करेंगे, रेप्लिकेट करते हैं, वैसे ही जो सर्कुलर क्रोमोसोम है वो भी रेप्लिकेट करेगा। तो इस मेसोसोम पे जो एक सर्कुलर क्रोमोसोम है, इस पे भी एक सर्कुलर क्रोमोसोम है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ से टूटने लगेगी और एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है,
क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा एक और संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने कहा कि ये क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है वो है किसमें, बैक्टीरियल सेल में, जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। अब इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस का बैक्टीरियल सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्लाज्मिड यहाँ पर एब्सेंट भी होता है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में कुछ क्या होते हैं यहाँ पे, कुछ रेजिस्टेंस कैरेक्टर होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जैसे एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। अब जो प्लाज्मिड होते हैं उनमें कैरेक्टर होता है उन एंटीबॉडीज, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, उन एंटीबायोटिक्स के लिए कुछ रेजिस्टेंस जीन इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स का जो यूज होता है वो बैक्टीरिया के लिए होता है मोस्टली, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने इस बैक्टीरियल सेल पे, ये हार्मफुल बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, बीमारियों को कॉज कर रही है, डिजीज को कॉज कर रही है। अब इस पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो एंटीबायोटिक है उसका छिड़काव किया है, एंटीबायोटिक से ये जो सेल है इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है, हो सकता है कि इस प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसा जीन है जो उस एंटीबायोटिक के लिए क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोटीन बनाएगा। तो आपने कहा कि इसके अंदर अगर रेजिस्टेंस प्रोटीन बनाने के लिए जीन है, तो अगर हमने इस पे क्या किया है, जो एंटीबायोटिक है उसका छिड़काव किया भी है, तो बैक्टीरिया सेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, प्लाज्मिड ने क्या कर दिया, बैक्टीरिया सेल को बचा दिया है। ये एक अलग केस हो सकता है। बट अगर हम प्लाज्मिड को हटा भी ले बैक्टीरियल सेल से, तो ऐसा कोई जो मेजर इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। अगर आप एंटीबायोटिक्स का इस पे छिड़काव करते हैं, वो अलग एक केस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की है किसके बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। अब इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने कहा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। जैसे एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गे। ये क्या कर देते हैं, क्लोरोफिल को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, और अब हम इन्हें क्या नाम देते हैं, हम इन्हें कहते हैं क्रोमोफोर। क्रोमो का मतलब होता है कलर या पिगमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये हमारे पास आती है पूरी यूकैरियोट, ठीक, जो सेल होती हैं या जो बैक्टीरियल सेल होती है। एक बार ध्यान से इनके सारे पार्ट्स को देख लेंगे और उसके बाद हम फिर से क्या कर लेंगे, एक बार प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस को देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी भी आपको मिलती है। इंक्लूजन बॉडी का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पे स्टोरेज होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन स्टोर हो गया है, ठीक है, और चीजें यहाँ पे स्टोर हो गई हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्टोर रहती है। इन्हें कंबाइनली हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इतनी डेप्थ में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, डायग्राम को देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेंगे यहाँ पर डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा। अब आपने जो जो पढ़ा था वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमने कहा था सिर्फ प्रोकैरियोट को पढ़ेंगे, यूकैरियोट को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कहा था देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। और सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, हमने यही कहा था, सिंगल क्रोमोसोम है और कैसा है, यहाँ पे सर्कुलर है। हमने कहा था दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन हो सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, अलैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट हमने कहा था यहाँ पे दे आर, अच्छा, अलैंगिक जनन में जब हमने कहा था कि मेसोसोम क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन में और सेल सेपरेशन में मदद कर रहा है, वो अलैंगिक जनन ही यहाँ पर है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, आपने कहा कि वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल उसका ट्रांसफर नहीं हुआ है, विदाउट ट्रांसफर वहाँ पे एक सेल से दो सेल यहाँ पे बन रही है, इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा दे आर जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव होते हैं, तभी आपने एक सिंगल सेल को वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, देर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है। जो यहाँ पे आपने राइबोसोम पढ़े हैं, राइबोसोम भी क्या होते हैं, विदाउट सेल ऑर्गेनेली वहाँ पर है। ठीक है, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और जिन्हें आप साइनोबैक्टीरिया भी यहाँ पर कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग इन डायग्राम को भी देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने तो यहाँ पे पिलाई पढ़ा है, पिलाई का क्या फंक्शन देखा है, क्या फंक्शन पढ़ा आपने पिलाई का, जो जेनेटिक मटेरियल उसके ट्रांसफर में। फ्लैजिला है, ये देखिए फ्लैजिला, फ्लैजिला का क्या है, मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेल वॉल है और कैप्सूल है। कैप्सूल आपने क्या कहा था, यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स है, यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का हमने पढ़ा था,
ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का पढ़ा था, कैप्सूल और स्लाइम लेयर हो सकती है, तो यहाँ पे कैप्सूल आपको दिखाई गई है। ठीक है, अंदर साइटोप्लाज्म में ये हम जानते हैं कि अंदर जो होगा वो साइटोप्लाज्म यहाँ पर होगा, यानी कि ये जो आपका रेस्ट पार्ट है इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पर अगर हम इसे पूरा क्या करें, ये जो आपका व्हाइट वाला पोर्शन है इसमें हम दिखाएं तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म का राइबोसोम है, इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर क्या है, एक और लेयर यहाँ पर हमारे पास आती है। ठीक है, तो सारे पार्ट्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स के बारे में यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। अब हम यूकैरियोट सेल को जब पढ़ते हैं तो यूकैरियोट सेल में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में जब पढ़ते हैं तो एनिमल सेल में सिंपल है कि आपने कहा सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी जो सेल है, सेल के अंदर कुछ पार्ट्स आप कहेंगे या कुछ सेल के ऑर्गन आप कहेंगे, वो होते हैं जो कि सेल फंक्शनिंग में सेल की मदद करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं या कोशिका अंगक कहते हैं, यानी कि आप नाम से पता लगा सकते हैं कि कोशिका के जो अंग होते हैं। पढ़ लेते हैं, आपने कहा इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द सेल्स कंटेन ऑर्गेनेलीज दैट हैव देयर ओन मेम्ब्रेन अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। आपने कहा इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूकैरियोट का मतलब होता क्या है। यूकैरियोट में अगर हम एक बार आप दोनों को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि एक तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपने कहा इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों टाइप का होता है। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपने कहा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनेली भी ज्यादा होंगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी कि कवर्ड होती है। ठीक है, तो यूकैरियोट हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड है, किसके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने कहा था प्रोकैरियोट को हमने प्रिमिटिव सेल से जाना था कि जो प्रिमिटिव सेल है, जो पुरानी सेल है, उसको हमने क्या कहा था, यहाँ पर उसे हमने प्रोकैरियोट कहा था। यहाँ पे यूकैरियोट का मतलब होता है कि जो यूकैरियोट है वो भी प्रोकैरियोट से ही डेवलप हुई है। कैसे हुई है आगे जाकर के बात करेंगे, जब हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तब ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे आते हैं तब हम इन्हें कवर कर लेंगे। तो कैसे हमने कहा कि जो प्रोकैरियोट सेल है उससे यूकैरियोट सेल बनती है, वो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। तो यूकैरियोट सेल जो है वो कैसी होती है, थोड़ा एडवांस होती है, थोड़ा सा डेवलप होती है। तो हमने कहा अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज दैट हैव देयर ऑन मेम्ब्रेन्स अपार्ट फ्रॉम द ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो बोला ये क्या है कि एक तो सेल मेम्ब्रेन तो है जो सभी में हमने देखी है। आपने अभी प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल को जब आपने पढ़ा, आपने कहा सेल मेम्ब्रेन तो उसमें भी है। लेकिन जब सेल के अंदर हम और अंगों को पढ़ते हैं तो उन अंगों के पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यानी कि एक तो कमरा है, ठीक है, आपने कहा एक तो रूम है, रूम के अंदर आपने क्या रखे हैं, जो यहाँ पे अपना सोफा रखा है, सोफे पे भी आपने कवरिंग चढ़ा रखी है। एक कवरिंग तो हमने कहा रूम की हो गई है, एक कवरिंग सोफे की अपनी कवरिंग है। सेम वैसा ही है कि यहाँ पर जो सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनमें क्या होती है, अपनी कवरिंग्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखें कि ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आपने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल आर एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनेली। ये सिर्फ हम एनिमल सेल की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट सेल की भी यहाँ पर आपको बता रखे हैं। आपने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, और रिक्तिकाएं कोशिका अंग के उदाहरण होते हैं। They are vital since they perform some of the most important jobs in cell। आपने कहा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं में कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इतनी सारी चीजें नोट नहीं करनी है, सिर्फ ये नोट करना है सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिका अंग और ये सारे जो नाम है यहाँ तक, रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे नाम आप यहाँ पे नोट करेंगे कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पर होती हैं जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। चलिए, आपने सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे नोट कर ली होंगी। अब देखते हैं हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली आते हैं, सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर ये हमारे पास सेल आती है। यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेली है उसको देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो भाग है ये है न्यूक्लियस का पोर्शन, ये आपके पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ये वाले जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आपके पास आते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के यहाँ पर होते हैं। एक तो आप ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, ठीक है, एक ये वाला आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे, ये वाला जो रीजन है ये वाला, और एक आप ये देखेंगे, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अगर मैं ये देखूं जिसमें मैंने सर्कल किया है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर मैं देखूं तो वो प्लेन है, उसमें किसी भी प्रकार के जो बीड्स है, जो दाने हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें हमने देखा कि छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं, छोटे छोटे जो दाने हैं, उनमें ये पाए जा रहे हैं। अब इनके संरचना के आधार पर इनके नाम यहाँ पे अलग अलग करा दिए गए हैं। जिनपे छोटे छोटे दाने हैं तो आपने कहा उसकी सतह स्मूथ नहीं होगी, कैसी होगी, खुरदुरी होगी, रफ होगी। इसीलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम पड़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे किसी भी प्रकार के दाने नहीं थे, क्योंकि उसकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी। आप यहाँ पे खुद ही अगर इमेजिन करेंगे तो उसकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ यहाँ पर होगी। इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में लिखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER इसे हम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लिखते हैं S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम, यानी कि SER। ये जो ऑर्गेनेली होती है ये दो टाइप की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों को हम कंबाइनली कह रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, RER और SER। अब हम अलग अलग करके क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों के फंक्शन अलग अलग थोड़ा सा हैं। RER जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे जो दाने लगे हैं उन दानों का नाम है यहाँ पे राइबोसोम। अब आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा कि राइबोसोम हमने कहाँ पढ़ा था, जब आप बात कर रहे थे यहाँ पर प्रोकैरियोट सेल के बारे में, और हमने कहा था आरएनए पर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ठीक है, राइबोसोम्स का फंक्शन जो वहां पर था सेम यहाँ पर भी है। वहां पे भी राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में सहायता कर रहे थे, यहाँ पे भी जो राइबोसोम है वो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा कि जो सबसे पहले ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो प्रकार की होती है, एक भी क्या लगे हैं, राइबोसोम लगे हुए हैं, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। एक पे राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं तो इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। अब पढ़ना यह है कि दोनों के फंक्शन क्या होते हैं, तो वो आपको होमवर्क में करके लेके आना है। एक बार आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।